तो भी एक तरीके से हम देखें तो डेबिट सिक्योरिटी जो होते हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं एक तरह से। बिल्कुल अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो पुराने टाइम में क्या होता था कि बॉन्ड के जरिए पेपर ट्रेडिंग होती थी, मतलब एक तरह से कागज की ट्रेडिंग मान सकते हो उसको। और बिल्कुल आपको बिल्कुल आज का टाइम ऐसा आ गया कि आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हो। ठीक है, डिस्प्ले शो हो रही है आपको, एक बार क्लियर बताओ। डिस्प्ले शो हो रही है आपको? ठीक है, डिस्प्ले शो होना बहुत जरूरी है दोस्त। तो फाइनेंशियल मार्केट की अगर हम बात करें तो इसको एक तरह से दो रूप दिए गए हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट को मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट के अंदर क्या होता है कि हम देखते हैं मनी मार्केट एक तरह से जो बैंकों का लेन देन होता है, डेबिट सिक्योरिटीज जो ट्रेजरी बिल होते हैं उनके अंदर इसका लेन देन होता है। कैपिटल मार्केट की बात करें तो कैपिटल मार्केट क्या होता है कि इसके अंदर भी हम शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, एक तरह से स्टॉक मार्केट है कैपिटल मार्केट, इसको हम स्टॉक मार्केट कैपिटल मार्केट बोल सकते हैं। अब आप कोई पूछे आप क्या करते हो, स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। बिजनेस क्या है आपका, बिजनेस क्या है? आप सबको बोलोगे कैपिटल मार्केट स्टॉक मार्केट। ठीक है, शेयर मार्केट बोलोगे, शेयर मार्केट का नाम लेते ही बंदा क्या सोचेगा कि आप सट्टा बाजार लगाते हो। आज का इंडिया की लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, शेयर मार्केट बोलोगे ना तो आपको सामने वाला बंदा इतनी इज्जत नहीं देता, क्योंकि उसकी नजरों में शेयर मार्केट एक सट्टा है। अगर आप स्टॉक मार्केट बोल दोगे ना, उसको तो यही नहीं समझ में आएगा कि स्टॉक क्या है। वो यही सोचेगा किसी कंपनी का हमने एजेंसी ले रखी है, उसका स्टॉक माल उठा रखा है, बस वो मार्केट में बेचने चले जाते हैं, हम सेल्समैन हैं। ठीक है, अगर आप भाषा से मतलब बोलने का तरीका देखना है, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो। ठीक है, आप कैपिटल मार्केट बोल सकते हो, स्टॉक मार्केट। जो समझदार है, जिसको पता है कैपिटल मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, वो आपको पूरा रिस्पेक्ट देगा। ठीक है, तो आप जो ट्रेडिंग कर रहे हो कैपिटल मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हो और इसके अंदर आप शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हो। ठीक है, चीजें क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर भी कैपिटल मार्केट को भी एक तरह से दो रूप दिए गए हैं। ठीक है, यहां पे क्या आता है कि हमारा कैपिटल मार्केट के अंदर एक होती है हमारी प्राइमरी मार्केट और हमारी दूसरी होती है सेकेंडरी मार्केट। ज्ञान छोटा है, लेकिन इस ज्ञान को अगर आप अच्छे तरीके से समझोगे तो ये बहुत बड़ा ज्ञान है। बिजनेस करने के लिए हमें इस ज्ञान की बहुत जरूरी होती है। अब मैं उनको बता दूं जो इस क्लास में ज्वाइन हुए हैं, उनको मैं आपको पहले ही क्लियर बताना चाहता हूं कि यहाँ पे आप सीधे तरीके से नहीं घुसना है, क्योंकि आप शेयर मार्केट के अंदर बिजनेस करने जा रहे हो। बिजनेस करने पहले से पहले आपको बेसिक जरूरी है कि आप कर क्या रहे हैं, क्या है कंपनी का नाम, क्या है, किस कंपनी के अंदर आप बिजनेस करने जा रहे हो। मतलब एक तरीके से सिंपल भाषा में आप समझ सकते हो कि आप करना क्या जा रहे हो। तो ज्ञान होना बहुत जरूरी है। कोई नहीं बताएगा आपको, सीधा बता देगा कि ये सॉफ्टवेयर लगा लो। उस सॉफ्टवेयर की भी नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज उस सॉफ्टवेयर की भी होनी चाहिए। इसलिए इसको मैं इतना स्टार्टिंग में इस बेसिक ज्ञान को, ये नहीं है कि पूरा बेसिक ही चलेगा। ठीक है, क्लास टू क्लास, स्टेप टू स्टेप हम आपको अच्छे तरीके से पूरा टेक्निकल भी जाएंगे, एक एक इंडिकेटर पे बात करेंगे। एक एक इंडिकेटर जब तक नहीं आएगा आपको पूरा सिखाता रहूंगा। तो प्राइमरी मार्केट आ गई है हमारी, एक सेकेंडरी मार्केट आ गई। अब स्टॉक मार्केट के अंदर आप ये समझो कि स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट के अंदर प्राइमरी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट है। अब प्राइमरी मार्केट में ट्रेडिंग कैसे होती है, सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग कैसे होती है? तो प्राइमरी मार्केट में ट्रेडिंग कैसे होती है? प्राइमरी मार्केट जब भी कोई कंपनी
जब भी कोई कंपनी लिस्टिंग होती है, शेयर मार्केट के अंदर पहला कदम रखती है, वो हमारी प्राइमरी मार्केट में आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक तरह से क्या बोलते हैं दोस्तों, आईपीओ। नाम सुना है कुछ ने, कुछ के लिए नया है, तो नए हैं उनके लिए नया है, कुछ ने जो बिल्कुल ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए नॉर्मल है, उनको पता है आईपीओ क्या है। लेकिन आईपीओ है क्या, नाम सुना है, एक दो ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी किया होगा, तो आईपीओ मिला नहीं होगा। आईपीओ मोस्टली अच्छी कंपनी के जो आईपीओ होते हैं वो मिलते नहीं है। जो अच्छी कंपनी के आईपीओ होते हैं वो मिलते नहीं है, क्यों नहीं मिलते, उसके पीछे लॉजिक होता है। प्राइमरी मार्केट की हम बात करें, प्राइमरी मार्केट के अंदर जो भी कंपनी लिस्टिंग होती है, शेयर मार्केट के अंदर पहला कदम रखती है, तो वो प्राइमरी मार्केट के अंदर आती है। और वो प्राइमरी मार्केट के अंदर जब लिस्टिंग होने से पहले जो भी अपना प्राइस बैंड तैयार करती है, मान लो 80-85 जो भी रेट होगा उसका, वो प्राइमरी मार्केट के अंदर आता है, आईपीओ जारी करती है कंपनी, उसके बाद वो शेयर मार्केट के अंदर पहला कदम रखती है। अब आईपीओ में होता क्या है कि कंपनी पहले अपने रिटेलर को एक ऑफर जारी करती है, सबको, म्यूचुअल फंड को, रिटेलर को, ओपन मार्केट एक ऑफर जारी करती है कि मेरा इस भाव पे 80-90 रुपए जो भी उसका प्राइस बैंड तैयार करती है, तो वो फंड इकट्ठा करती है। पहले तो बात, फंड इकट्ठा करने के बाद वो अपने इन्वेस्टमेंट के, मतलब जो कंपनी के अंदर उसने इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है, वो फंड इकट्ठा करके वो अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाती है। इसलिए वो आईपीओ के जरिए फंड इकट्ठा करके मार्केट से, और उसके बाद वो अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करती है, और उसके बाद उसका शेयर बैंड, प्राइस बैंड तैयार होने के बाद मार्केट के अंदर उसके अंदर ट्रेडिंग होती है। जब वो आईपीओ आता है, उसके अंदर हमें अप्लाई कैसे करना है, आपके पास जो भी डीमैट अकाउंट है किसी भी कंपनी का, जब भी कोई नया आईपीओ आएगा उसके अंदर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, अगर आपका नोटिफिकेशन ऑन है तो। नहीं तो उसके अंदर ऑप्शन होता है लेफ्ट साइड में, जिस किसी भी ऐप है उसके अंदर लेफ्ट साइड में मिलता है नॉर्मली, तो वहां पे आपको एक आईपीओ का ऑप्शन मिलेगा। आईपीओ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो वहां पे आपको एक जो भी कंपनी का आईपीओ आया होगा उसके अंदर आप अप्लाई करोगे, तो वो आपके जो डीमैट अकाउंट से एक अप्लाई हो जाएगा। अब उसके अंदर फंड कैसे जाएगा, फंड आपके सीधे बैंक खाते से जाएगा। अगर आपके डीमैट अकाउंट में मान लो 10,000 रुपए पड़े, 20,000 रुपए पड़े, जितने भी पड़े हैं, और वो आप इन्वेस्टमेंट करते हो आईपीओ के अंदर, तो आईपीओ के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको, आपका जो फंड है ना वो वहां से नहीं कटेगा, आपका फंड कटेगा बिल्कुल आपके बैंक से, डायरेक्ट बैंक से, क्योंकि जो फंड आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो सीधा जाएगा कंपनी के पास। ठीक है, कंपनी के पास जाने के बाद जो भी उसका आईपीओ की डेट होती है लिस्टिंग की, जिस दिन आईपीओ खुलता है उस दिन के बाद जो भी लिस्टिंग होती है, उस जिस दिन वो शेयर मार्केट के अंदर लिस्टिंग होता है वो शेयर, तो उस दिन आपके अगर आईपीओ मिल गया तो आपके खाते में शो कर जाएगा, आपके पोर्टफोलियो में, डीमैट अकाउंट में। अगर आपको आईपीओ नहीं मिला तो वो अगले 24 से 48 घंटे के अंदर आपके सीधे वापस बैंक खाते में ही पैसा वापस आ जाता है, पैसा कहीं नहीं रुकता। ये मत सोचना कि आप आईपीओ अप्लाई कर रहे हो तो वहां पे आपको ये नहीं मिलेगा कि आपको आपका पैसा रुक गया है, आपका पैसा ब्लॉक हो गया है, कुछ नहीं। अगर आपका आईपीओ लग जाता तो आपके उसके शेयर मिल जाएंगे, आपके पोर्टफोलियो में आ जाएंगे, और पोर्टफोलियो में आने के बाद उन शेयर को आप बेच सकते हो। अगर अच्छी कंपनी का आईपीओ है तो उसके अंदर हमारी पूंजी 2 से 3 गुना भी हो जाती है, 4-4 गुना हो जाती है। कुछ कंपनियों के हैं कि बिल्कुल एक तरह से। आईपीओ के अंदर मोस्टली क्या होता है, आईपीओ जब भी हम अप्लाई करेंगे उसमें चांसेस क्या होते हैं कि लॉस के चांसेस 10% होते हैं। ठीक है, मोस्टली आईपीओ हमें अच्छा प्रॉफिट देके जाते हैं। अगर हम उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट और 10% का लॉस भी खत्म करें तो हमने उस मार्केट के अंदर, मतलब जो भी कंपनी है उसका पूरा डाटा देखना पड़ेगा। तो ये हमारा एक प्राइमरी मार्केट के अंदर आता है कि मार्केट के अंदर जो भी कंपनी लिस्टिंग होती है तो उसको एक आईपीओ जारी करना, ऑफर जारी करती है। ऑफर जारी करने के बाद हम उसके अंदर अपना आईपीओ अप्लाई करते हैं। आईपीओ अप्लाई करने के बाद अगर हमें मिल जाता है तो अपने पोर्टफोलियो में आ जाता है। आशा करता हूं आपको कुछ तो ज्ञान मिल रहा होगा।
अगर मिल रहा है तो मुझे बता देना, नहीं मिल रहा है तो एग्जिट कर लेना भाई, क्योंकि मैं तो ऐसे ही बड़े आराम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जब मैं टेक्निकल चार्ट पे जाऊंगा वहां पे भी आपको एक तरह से आराम आराम से समझाऊंगा ताकि सबको समझ में आए। किसी के पास अच्छा दिमाग है, किसी के पास कमजोर दिमाग है, तो मैंने तो दोनों को लेके चलना होता है, इसलिए मैं थोड़ा आराम से अच्छे तरीके से समझाने की जितना हो सकता है मैं आपको एक अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी मार्केट की। सेकेंडरी मार्केट के अंदर क्या होता है कि ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया गया है, उसके अंदर आप सीधे डायरेक्ट जाके शेयर बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, इंट्राडे लेवल के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे ही आप पोजीशन बनाना चाहो वो सेकेंडरी मार्केट में आएगा। और सेकेंडरी मार्केट के अंदर आप किसी भी शेयर के अंदर अच्छे से अच्छे आप अच्छे तरीके से उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और वहां पे इन्वेस्टमेंट करके आप एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। वो सेकेंडरी मार्केट के अंदर आएगा। तो ये समझने वाली बात है कि शेयर मार्केट के अंदर प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट के अंदर आप समझ पाओगे सीधा, क्योंकि आप ट्रेडिंग करते हो। जो ट्रेडिंग नहीं करते उनको मैं बता दूं कि शेयर मार्केट के अंदर आप प्राइमरी मार्केट अलग है, सेकेंडरी मार्केट अलग है। सेकेंडरी मार्केट के अंदर आप किसी भी शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, डीमैट अकाउंट होना जरूरी है उसके लिए, ठीक है। डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। वो डीमैट अकाउंट मोस्टली 99% है आपके पास, और उसके अंदर आप ट्रेडिंग भी करते हो, डेली ट्रेडिंग करते हो आप। जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो मोस्टली शेयर मार्केट के अंदर, सेकेंडरी मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करते हैं। आगे आएंगे ऑप्शन, जो भी आप सोच रहे हो ना हमें ऑप्शन सिखा दो, आएगा, वो भी आएगा, बिल्कुल बताऊंगा आपको मैं। तो हम सेकेंडरी मार्केट की बात कर रहे हैं। इसके अंदर हमारा क्या है कि एक तरह से हम शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, इंट्राडे लेवल के लिए, सब जो होता है ना सेकेंडरी मार्केट के अंदर होता है मोस्टली हमारा, जो कि जो 99% हमारा काम सेकेंडरी मार्केट के अंदर होता है। आगे आता है बीएससी। सबको पता है बीएससी क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। नाम आम है, बिल्कुल एक तरह से आपका सुना हुआ नाम है, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी, ठीक है। ये भारत के अंदर यानी इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, इसकी स्टार्टिंग कब से हुई है किसी को नहीं पता। नेट पे सर्च मत मारना, वैसे बताओ पता है या नहीं पता है। इंडिया के अंदर अगर बात करूं पूरी तरीके से, इंडिया के अंदर और एशिया के अंदर ये 1875 के अंदर इसकी लिस्टिंग होती है, ठीक है। 1875 के अंदर इसकी लिस्टिंग होती है। एक तरह से ये एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड, ये हमें ये मिला कि यहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो, और इस लेवल पे जाके आप एक तरह से ये इसके अंदर कंपनियों की लिस्टिंग की गई। धीरे धीरे ये ऑनलाइन की तरफ बढ़ा, और अभी अगर हम बात करें हजारों शेयरों के अंदर, मतलब 1000 शेयरों के अंदर एकदम बहुत ज्यादा शेयर के अंदर इसके अंदर ट्रेडिंग होती है। अच्छी सर्विस देता है बीएससी। आगे एनएससी की बात करें, एनएससी भी आपको पता होगा, बीएससी आपको पता होगा। एनएससी बीएससी जब भी हम शेयर खरीदते हैं ना, अपनी वॉच लिस्ट में जाएंगे वहां पे आपको एनएससी बीएससी मिलेगा। तो एनएससी के अंदर क्या होता है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है और बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। कुछ शेयर हमें बीएससी में मिलेंगे, कुछ शेयर एनएससी में मिलेंगे, क्यों होता है, और कुछ शेयर हमें दोनों में मिलेंगे, कुछ शेयर हमें दोनों में मिलेंगे। जो हाई लिक्विडिटी कंपनियां होती हैं वो एक तरह से बोथ साइड मिलेगी, एनएससी के अंदर भी और बीएससी के अंदर भी। जो लो लिक्विडिटी कंपनियां होती हैं वो बीएससी के अंदर मिलेंगी, क्योंकि उनकी लिस्टिंग पहले बीएससी के अंदर होती है। एनएससी के लिए उन्हें क्वालिफाई करना होता है, उसके बाद वो एनएससी के अंदर लिस्टिंग करती हैं। तो कुछ कंपनियां आपको जब भी आप सर्चेबल करोगे तो वहां पे बीएससी मिलेगा, एनएससी मिलेगा। तो एनएससी के अंदर मोस्टली जो ट्रेड होती है ना हमारी एनएससी के अंदर होती है। क्यों होती है? एनएससी एक तरह से इंडिया का सबसे बड़ा
लिक्विडिटी एक्सचेंज है, इसलिए एनएससी के अंदर होती है ट्रेडिंग। बीएससी के अंदर, बीएससी शेयर के अंदर यानी बीएससी एक्सचेंज के अंदर जो भी कंपनियां हैं लिस्टिंग हुई हैं उनके अंदर लिक्विडिटी बहुत कम मिलती है। लिक्विडिटी का मतलब यह है कि आप उनके अंदर वॉल्यूम देखोगे ना तो वॉल्यूम वो नहीं मिलेगी जो आपको एनएससी के अंदर मिलेगी। इनके शेयर में भी डिफरेंस मिलेगा आपको। एनएससी के अंदर जो लिस्टिंग कंपनियां और बीएससी के अंदर जो लिस्टिंग कंपनियां हैं उनके शेयरों में भी आपको ऊपर नीचे मिलेगा, सेम रेट नहीं मिलेगा। एनएससी बीएससी के अंदर ट्रेडिंग करने का एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा मैं आपको आगे, अभी नहीं आगे। एनएससी बीएससी से भी आप प्रॉफिट कमाते हो, एनएससी बीएससी से भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो, ये खुफिया स्ट्रेटेजी है। ये नहीं है आप एनएससी का शेयर है बीएससी का शेयर, ये नहीं बता रहा मैं आपको। एनएससी और बीएससी के अंदर एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा आपको, आप सोचोगे कि ये तो बड़ा आसान है, कोई बताऊंगा। पहले थोड़ा आगे ज्ञान पढ़ लेते हैं, मतलब ध्यान देख लेते हैं कि मार्केट के अंदर थोड़ा ज्ञान जरूरी है। बिलो यार, यहाँ पे हमारा हो गया एनएससी। ये एक अच्छा लिक्विडिटी वाला एक्सचेंज है, इसके अंदर वॉल्यूम बहुत ज्यादा होती है। अगर हम इसकी नेटवर्क की बात करें ना, इतना बेस्ट नेटवर्क है एनएससी का, इसके अंदर ऑनलाइन ट्रेडिंग जबरदस्त होती है। बीएससी के अंदर आपको ऑनलाइन ट्रेडिंग कम मिलेगी, एनएससी के अंदर हाई मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इंडेक्स। इसकी आप तमन्ना करते हो, इंडेक्स 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 के अंदर आप ट्रेडिंग करते हो मोस्टली करते हो। 99% लोग इंडेक्स के अंदर ट्रेडिंग करते हो, जो कि एक खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। और आप खतरे से खेलते हो, खतरों के खिलाड़ी हो। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इंडेक्स की, इसके अंदर एक तरह से इंडेक्स के अंदर क्या है कि इंडेक्स बनाया गया है, एक ग्रुप बनाया गया है। पहले इंडेक्स को समझो, क्या है इंडेक्स। इंडेक्स एक ग्रुप बनाया गया, जैसे सेंसेक्स को मान सकते हैं, निफ्टी को मान सकते हैं, बैंक निफ्टी को मान सकते हैं। मोस्टली जब इंडिया के अंदर इंडेक्स बना गया तो हमारा सेंसेक्स, पहले हमारा सेंसेक्स इंडेक्स बना, उसके बाद हमारा निफ्टी बना और उसके बाद बैंक निफ्टी बना। और भी काफी है, लेकिन मोस्टली जो ट्रेडिंग होती है तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर होती है। सेंसेक्स आया एक तरह से 1986 के अंदर, सेंसेक्स की एक तरह से ग्रुप बनाया गया, जिसके अंदर एक कंपनियां सिलेक्ट की गई जो हाई लिक्विडिटी हाई वॉल्यूम वाली अच्छी कंपनियां थी, 30 कंपनियां। उनकी सेंसेक्स के अंदर लिस्टिंग की गई, एक इंडेक्स बनाया गया और उसके अंदर एक ग्रुप बनाने के बाद आप देखते हो सेंसेक्स इतना चढ़ गया। उसके अंदर 30 कंपनियां होती हैं, 30 कंपनियों के अंदर हमें जो भी उनकी वेटेज होती है उस वेटेज के अकॉर्डिंग इसके पॉइंट बढ़ते घटते रहते हैं। आप देखते हो 1000 पॉइंट नीचे चला गया, ऊपर चला गया, वो उनकी वेटेज के अकॉर्डिंग उनके अंदर ऊपर अप डाउन मूवमेंट देखने को मिलती रहती है। के बाद बात करें निफ्टी की। निफ्टी आपका चहेता हो सकता है, आपको अच्छा लगता है क्योंकि निफ्टी के अंदर आप ट्रेडिंग करते हो। तो निफ्टी के अंदर निफ्टी है क्या, पता तो सबको है निफ्टी क्या है। तो निफ्टी क्या है कि निफ्टी के अंदर 50 कंपनियां मिला के एक ग्रुप बना गया, ये भी एक इंडेक्स बना गया निफ्टी का, और इसके अंदर 50 हाई लिक्विडिटी वाली कंपनियों को सिलेक्ट करके, जो अच्छी कंपनियां हैं जिनको आप जबरदस्त आप ट्रेडिंग करते हो ना निफ्टी के अंदर, निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग करते हो और उसके अंदर आप देखते होगे कि 50 कंपनियां हैं, 50 कंपनियों के अंदर जो भी उनकी वेटेज होती है अलग अलग तरीके से, मैं वेटेज पे भी बात करूंगा आगे। तो जो उनकी वेटेज होती है उसके अकॉर्डिंग ही इसके अंदर प्रॉफिट, मतलब जो भी पॉइंट अप डाउन मिलते हैं ना वो मिलते हैं आपको देखने को। निफ्टी की वेटेज की बात करें, निफ्टी की वेटेज बात करेंगे निफ्टी की पहले हम, क्योंकि निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं।
निफ्टी की वेटेज देख लेते हैं भाई। लो भाई, आप सीधा गूगल पे सर्च करना निफ्टी की वेटेज, एनएससी की साइट पे जाएंगे। अब यहां पे देखो टॉप वेटेज, रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूं मैं यहां पे। निफ्टी के अंदर वेटेज कितनी है? 10% की। जब भी निफ्टी के अंदर मूवमेंट मिलेगी ना, आपको रिलायंस का स्टॉक लगा के चलना है। एचडीएफसी बैंक की 8% की है, आईसीआईसी बैंक की 7% की है और इन्फोसिस की 6% की है। यहां पे देखो एक तरीके से जो वेटेज मैं आपको बता रहा हूं, एनएससी की साइट पे जाके आपको सीधा, आपको कुछ नहीं करना है, एनएससी की साइट पे भी जाना, आपने क्या देखना है, गूगल पे सर्च मार देना निफ्टी की वेटेज, निकल के आ जाएगी किस किस कंपनी की कितनी वेटेज है। क्योंकि इसके लिए हमारा जो ट्रेडिंग करेंगे ना, वो हमारे लिए आसान हो जाएगा निफ्टी के लिए। अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो सेक्टर वाइज निफ्टी के अंदर वेटेज किस सेक्टर की कितनी है। निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग करते समय ने हमें ध्यान रखना है कि किसकी वेटेज ज्यादा है। जिसकी वेटेज ज्यादा होगी, अगर हम उस स्टॉक को भी वॉच कर लेंगे ना, तो निफ्टी के अंदर प्रॉफिट निकाल लेंगे। यानी रिलायंस को अगर हम वॉच करेंगे, जब भी आप देखोगे रिलायंस के अंदर तेजी देखने को मिलेगी, निफ्टी भागता हुआ मिलेगा। एचडीएफसी बैंक के अंदर, आईसीआईसी बैंक के अंदर वेटेज अगर हम बात करें 8% की है, 7% की आईसीआईसी बैंक की है। जब भी एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक और रिलायंस, इन तीनों को आप देख लो। अगर चौथा बैंक, अगर चौथे की बात करूं, यहां पे 4 नंबर पे आ रहा है इन्फोसिस। भैया आप इन चारों को नोट कर लेना, ये चारों के चारों ना पूरी मार्केट के बराबर है निफ्टी के अंदर। जब भी इनके अंदर मूवमेंट मिलेगी ना, निफ्टी के अंदर, इनके अंदर मूवमेंट मिलने के साथ निफ्टी ऐसा भागेगा आप सोच नहीं पाओगे। निफ्टी के अंदर भी आप 30-30, 40-40, 50-100 पॉइंट निकाल सकते हो। तो वेटेज जानना बहुत जरूरी है। निफ्टी की जो वेटेज आ रही है, रिलायंस की 10% की, एचडीएफसी बैंक की 8% से ज्यादा की, आईसीआईसी बैंक की भी 8% के लगभग है, इन्फोसिस की बात करें 6% की है, और एक आता है एचडीएफसी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन 5% से ज्यादा की है। टीसीएस की आप बात करो, टीसीएस का स्टॉक है 4% की वेटेज रखता है। आईटीसी, आईटीसी आपको सुना है, आईटीसी भी भागेगा। इनमें से कोई भी अच्छा अगर भाग रहा ना, वो मतलब एक निफ्टी को सहारा देता है। आईटीसी की वेटेज 3% से ज्यादा की, यानी 3.86%। कोटक बैंक भी 3% से ज्यादा की है। हिंदुस्तान यूनिलीवर 3% से ज्यादा की है। और लॉर्सन टर्बो की बात करें तो यहाँ पे एलटी की बात करें, एलएनटी की, तो 3% है, 2.95 ये वेटेज रखते हैं। इनमें से आप 4-5 ऊपरले को भी नोटिस में रखोगे तो निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग करना आपके लिए आसान हो जाएगा। यानी आपने क्या करना, निफ्टी का चार्ट लगा लेना है। अलग विंडो टैब में आप रिलायंस को लगा सकते हो, एचडीएफसी को लगा सकते हो, आईसीआईसी बैंक को लगा सकते हो, इन्फोसिस को लगा सकते हो। अब उसके साथ आपको फायदा क्या हुआ? उसके साथ आपको फायदा ये होने वाला है कि रिलायंस का स्टॉक जैसे ही मूवमेंट देगा तो निफ्टी के अंदर मूवमेंट मिलेगी। एचडीएफसी बैंक के अंदर मूवमेंट मिलेगी, निफ्टी को मूवमेंट मिलेगी, क्योंकि इनकी वेटेज ज्यादा है। अब इनके वेटेज ज्यादा होने के साथ इनकी अगर मूवमेंट मिल रही है तो हमें वहां पे पॉइंट भी तो ज्यादा मिल रहे हैं। तो हमने 4-5 स्टॉक को वॉच करना है, बड़ा इजी है। अब जो मैंने ऊपरले 4-5 बताए हैं, इनमें से 2 तो ऐसे हैं जिनको आपने वॉच करना ही करना है। ये गुरु हैं, गुरु हैं ये मार्केट के गुरु। रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआईसी, इन तीनों को, इन त्रिमूर्ति को तो आपने डेली वॉच करना अगर आप इंडेक्स के अंदर ट्रेड कर रहे हो। निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो यहां पे इनको बिल्कुल वॉच करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि मैं और भी बताता हूं आगे। आप आगे चलते हैं, चलो। ये हमारा हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, वेटेज नहीं देख पाओगे, देखो सेक्टर की भी वेटेज बता देता हूं आपको। चलो ठीक है, सेक्टर की वेटेज बता देते हैं।
फाइनेंशियल सर्विस की अगर 36% की है निफ्टी के अंदर सेक्टर वाइज अगर हम देखें, तो अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें 13% की, ऑयल एंड गैस कंज्यूमर फ्यूल की बात करें 12% की आती है। तो ये आप पूरा का पूरा डाटा चेक कर सकते हो किसकी वेटेज ज्यादा है। अब आप 50 के 50 स्टॉक तो नहीं देख पाओगे, क्योंकि हम सेक्टर वाइज जाए और उस सेक्टर के अंदर भी स्टॉक होते हैं, ऐसे तो हमारे 100-200 स्टॉक हो जाएंगे, उनको वॉच करना मुश्किल हो जाएगा। तो आसान क्या होगा हमारे लिए, आप इन 3-4 कंपनियों के स्टॉक को वॉच करो, निफ्टी के अंदर आप ट्रेडिंग करना आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है दोस्त, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, छोड़ के चले गए तो कोई बात नहीं, जिसकी जो इच्छा है वो देखता रहे, हम अपना काम करते रहेंगे। इसको इंटरेस्ट नहीं है देखने में। निफ्टी हो गया हमारा, उसके बाद आता बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के अंदर देखोगे तो वेटेज क्या है कि वेटेज को भी हमें फॉलो करना पड़ेगा, तो इसकी भी हम एनएससी की साइट पे जाके इसकी वेटेज निकाल सकते हैं। बैंक निफ्टी की वेटेज बिल्कुल देख सकते हैं हम आसानी से, बैंक निफ्टी की वेटेज क्या है। अब मैं आपको बता रहा था यहाँ पे एचडीएफसी बैंक को और आईसीआईसी बैंक को वॉच करना कितना जरूरी है। इस लेवल पे आप देखोगे तो एचडीएफसी बैंक के अंदर जो हमारी वेटेज आ रही है 26% की आ रही है, यानी निफ्टी के अंदर वेटेज और बैंक निफ्टी के अंदर वेटेज। तो यहाँ पे हमारा ट्रेड लेना कितना आसान हो गया। क्यों बता रहा हूं आपको आसानी से, कि आप अगर एचडीएफसी बैंक को वॉच करोगे और आईसीआईसी बैंक को, ये गुरु है मार्केट के, बैंक निफ्टी की बात करें या निफ्टी की बात करें, गुरु है दोस्त ये। इनके अंदर मूवमेंट समझो, निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर मूवमेंट जबरदस्त। अगर ये सुस्ता रहे हैं तो मार्केट सुस्ता जाएगा। अगर हम बैंक निफ्टी के अंदर ही ट्रेड करते हैं तो हमने करना क्या है वो भी आपको बता देता हूं। हम कोटक बैंक देखेंगे तो इसकी वेटेज 11% की आ रही है। एक्सिस बैंक की वेटेज देखेंगे तो 10% से ज्यादा की आ रही है। एसबीआई बैंक की देखें तो 10% से ज्यादा इसकी भी आ रही है। यानी टॉप अगर हम बात करें, हम 5 बैंक हमारे पास ऐसे आ गए, हम इन बैंकों को बिल्कुल वॉच कर सकते हैं। इंडस बैंक की अगर वेटेज बात करें यहाँ पे 6% की आ रही है। एयू स्मॉल बैंक की बात करें तो यहाँ पे 2% की आ रही है। बैंक बड़ौदा 2% के लगभग है। फेडरल बैंक 2% के लगभग है। बंधन बैंक की 1.5% से ज्यादा की है। तो हमने करना क्या है, क्या हमने 10 के 10 बैंक देखने पड़ेंगे? बिल्कुल नहीं, आपने बिल्कुल 5 बैंक को वॉच करना है, सिर्फ 5 बैंक को आपने वॉच करना है। इस लेवल पे अगर आप 5 बैंकों को वॉच करोगे तो आप बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग करना आसान हो जाएगा। सीधी सिंपल बात बता रहा हूं कि बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड लेना बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि हमने जब आप बैंक निफ्टी का चार्ट अलग से लगाओ, एचडीएफसी बैंक का चार्ट अलग से लगाओ, कोटक बैंक का चार्ट अलग से लगाओ, एक्सिस बैंक का चार्ट अलग से लगाओ, एसबीआई का चार्ट अलग से लगाओ, 5 बैंकों को बिल्कुल वॉच करते जाओ और एक बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लो। 6 के 6 चार्ट लगा के बैठ जाओ, आराम से आपको ट्रेड मिल जाएगी। डन कहता हूं आपको, 99% आप प्रॉफिट निकाल पाओगे अगर आप इनको पूरी तरीके से वॉच करोगे तो। श्योर प्रॉफिट मिलता है, डेली नहीं मिलता, ये भी दिमाग से निकाल लेना कि आप डेली कमाओगे। वीक में 5 दिन ट्रेडिंग सेशन होते हैं, 5 बैंक है, 5 दिन ट्रेडिंग सेशन होता है, और 5 में से अगर आप 4 दिन प्रॉफिट निकाल रहे हो ना, सबसे बेस्ट है। आप मार्केट के अंदर एक दिन तो आपको मार्केट के अंदर लॉस भी देना पड़ेगा। अगर आप लॉस नहीं दोगे तो छठे दिन आपका सारा पैसा खत्म हो जाएगा। इसलिए आपको वॉच करने होंगे 5 के 5 बैंक। आप नोट कर लो कागज पे, अगर आप 4 दिन प्रॉफिट निकाल पाते हो तो बहुत बढ़िया। एक दिन आपको लॉस करने सहन करना पड़ेगा, हो सकता है लॉस, होता ही होता है। अगर आप 5 दिन प्रॉफिट निकाल लोगे तो छठे दिन सारा दे के जाओगे श्योर %, क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाओगे और उस लेवल पे आप जाके मार्केट के अंदर आप लॉस खा जाओगे। तो ये हमारा हो गया कि बैंक निफ्टी इंडेक्स क्या है, बैंक
10 बैंकों को मिला के एक बैंक निफ्टी का इंडेक्स बनाया गया है। निफ्टी के अंदर 50 कंपनियों को मिला के, और उनकी वेटेज अलग अलग तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं। सेबी, सेबी क्या है भाई, पता है सबको? सेबी क्या है? सेबी पता है सबको? शायद नहीं पता होगा। सेबी का कुछ को पता है, कुछ को नहीं पता है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका काम क्या है? लाइफ में कभी भी दिक्कत आती है आपको शेयर के लिए, ये नहीं है कि आपको ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे हो, यानी आप इसको सीधा मेल डाल दोगे, कुछ भी कर दोगे। इसका काम क्या है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। सेबी एक तरह से ना 1992 में एक तरह से बोर्ड बनाया गया जो पूरा शेयर मार्केट पर नजर रखता है, एक्टिविटी कहां हो रही है, वो सेबी के अंदर आता है। सेबी की मतलब एक तरह से बोर्ड बनाया गया, और वो बोर्ड पूरी मार्केट पर नजर रखता है, कोई गलत तो नहीं कर रहा। अब ये बनाया क्यों गया? आपने सुना है कि हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था, उस टाइम सेबी नहीं था। लोग शेयर को मैनिपुलेट कर देते थे, शेयर को मैनिपुलेट कर देते। शेयर को मैनिपुलेट कैसे करते? एक आदमी शेयर को चला रहा है, एक आदमी शेयर को चला रहा है, और उसके अंदर मैनिपुलेट शेयर बहुत होते हैं आज के टाइम में। पेनिस जिसको मल्टीबैगर बोल देते हो आप, वो मैनिपुलेट होते रहते हैं। एक आदमी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है, वो अपने शेयर को ऊपर चढ़ाता ही जा रहा है। रिटेलर उसके पीछे भाग लेता है, रिटेलर उसके पीछे भाग लेता है। क्यों भाग लेता है? क्योंकि वहां पे हमें एक तरह से ये दिखता है कि तेजी आई हुई है, स्टॉक 2 दिन पहले 10 रुपए का था, आज 50 रुपए हो गया, अब 70 रुपए का हो गया, अब 100 का हो गया, भागो भागो भागो। उसको चला तो एक आदमी रहा ना। उस टाइम हर्षद मेहता ने भी यही किया था, वो जिस भी शेयर को हाथ लगाता था, क्योंकि पैसे का कोई कमी नहीं था और वो चलाता जा रहा था, उसको कोई रोकने वाला नहीं था। अब ऐसे में जब वो शेयर को गिराना चाहे गिर जाए, जब वो मार्केट को चढ़ाना चाहे चढ़ जाए। ठीक है, मार्केट का सिनेरियो क्या बोलता है? मार्केट का सिनेरियो ये बोलता है दोस्तों, अप डाउन जाना चाहिए। ये नहीं है कि वो शेयर ऐसे चला गया, जब वो ऐसे गया है तो गिरे भी ऐसे गा। अब वो जिस बड़े इन्वेस्टर ने यहाँ पे पोजीशन बना के वो चलाता रहा है, और बीच में आप जैसे लोग या मेरे जैसे लोग उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं, कुछ तो इस लेवल पे जाके फंस जाते हैं, और वहीं से वो क्या करता है, इसको अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी शुरू कर देता है। अब रिटेलर फंसते हैं, यार ये इतना बड़ा चल गया था, अब ये स्टॉक नीचे आ रहा है, हम इसके अंदर खरीद लेते हैं। अक्सर यही होता है, और आप फंस जाते हो उसके गेम में। तो उसको देखने के लिए एक सेबी बोर्ड बना गया, और सेबी बोर्ड के अंदर हमने क्या है कि सेबी बोर्ड की मदद से आज भी मार्केट के अंदर मैनिपुलेटिंग होती है, लेकिन लुक छिप के होती है, और उस्तम बहुत बैठे हैं मार्केट के अंदर। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें बोर्ड क्या क्या काम करता है, कोई कंपनी कुछ गलत कर रही है उसको पूरा देखता रहता है, किसी शेयर के अंदर ट्रेडिंग गलत तरीके से हो रही है उसको भी फॉलो करता है। मतलब हर तरीके से इसका काम होता है। मार्केट के जो इसने रूल रेगुलेशन बनाए हैं उनके अकॉर्डिंग कंपनी के अंदर ट्रेडिंग हो रही है या नहीं हो रही है, शेयर ट्रेडिंग हो रही है नहीं हो रही है, वो सेबी पूरी नजर रखता है। अगर आपको किसी भी शेयर में ये लगता है तो इस कंपनी के अंदर मैनिपुलेटिंग हो रही है, तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हो। सेबी की साइट पे जाके आप उसको मेल डाल सकते हो, कंप्लेंट बॉक्स मिलेगा आपको यहाँ पे, और कंप्लेंट बॉक्स के अंदर आप मेल डाल सकते हो। इसके रूल रेगुलेशन भी आप सारे पढ़ सकते हो कि मार्केट के अंदर रूल क्या है सेबी के। ये नहीं है कि आप ट्रेडिंग करते जा रहे हो, ट्रेडिंग करते जा रहे हो दोस्त,
इसके रूल जो हैं बिल्कुल अपडेट होते रहते हैं। अगर हम अब की बात करें तो इसको बिल्कुल आप वॉच कर सकते हो, सारे रूल मिलेंगे यहाँ पे, हिंदी में मिलेंगे, बड़ा आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। आपके सामने मैं डिस्प्ले पे शो करवा रहा हूँ, यहाँ पे आपको एक अच्छे तरीके से बिल्कुल सभी रूल मिलेंगे, कैसे कैसे हम इसके अंदर ये सारे रूल पढ़ लेना बहुत जरूरी है। मार्केट के अंदर बिजनेस करने के साथ साथ सेबी इतना सपोर्ट करता है हद से ज्यादा, तो इनको आपने अच्छे तरीके से समझना होगा। एक एक रूल मिलेंगे, रूल को फॉलो करोगे मार्केट के अंदर आप एक तरह से फंसने से बच सकते हो। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। ये भी हो चुका हमारा चैप्टर 2 आ चुका है। प्लान तो एक ही है मेरा कि आपको एक चैप्टर करवाऊं। चलो थोड़ा स्टार्ट कर लेते हैं, ताकि आपको जितना जल्दी हो सके मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ऑप्शन टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट, ऑप्शन क्या है, कौन कौन से ऑप्शन है शेयर मार्केट के अंदर हम प्रॉफिट कमाने के लिए, हम कैसे इन्वेस्ट, कैसे शेयर मार्केट के अंदर कौन कौन से तरीके हैं कि हम मार्केट से प्रॉफिट कमा पाए। पहले हम अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इंट्राडे इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो एक तरह से जो ये सोच के चलता है कि मुझे शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, रिटर्न निकालना है, वो इन्वेस्टमेंट में आता है। शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, वो सब एक तरह से इन्वेस्टमेंट में आता है। हम इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक के अंदर, और इन्वेस्टमेंट के अंदर आप लॉन्ग टर्म पोजीशन बना सकते हो। शॉर्ट टर्म पोजीशन एक तरह से डिलीवरी पोजीशन एक इन्वेस्टमेंट में आएगी, वो उसको आप लंबे समय तक रख सकते हैं। इंट्राडे लेवल आपको पता है, लेकिन इंट्राडे के रूल किसी को नहीं पता। क्लियर बात है, इंट्राडे पता है आपको इंट्राडे, लेकिन इंट्राडे के रूल किसी को नहीं पता, रूल की तरफ कोई नहीं जाता। मैं रूल भी बताऊंगा आपको। इंट्राडे होता क्या है पहले तो ये समझो। इंट्राडे एक दिन के अंदर, जैसे मार्केट कल ओपन होगा, आपने 9 बजे, जैसे ही मार्केट 9 सवा 9 बजे मार्केट ओपन होता है, मार्केट ओपन होने के बाद जब आप उसके अंदर ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो, आप पहले ये सोचते हो कि प्रॉफिट आ जाए। प्रॉफिट आपने सेम डे बुक कर लिया, वो आपका इंट्राडे में काउंट होएगा। ठीक है, अगर आप उसकी इंट्राडे में पोजीशन लेने के बाद अगर आप उस शेयर को या कोई भी ऑप्शन है उसको कैरी फॉरवर्ड करते हो, वो आपका डिलीवरी में चला जाएगा, वो इंट्राडे नहीं होता। यही हमारी गलती होती है, हम सोचते क्या है और करते क्या है। हम सोचते हैं कि इंट्राडे काम करेंगे, डेली लेंगे, डेली प्रॉफिट कमाएंगे और घर जाएंगे, लेकिन जब आपको लॉस होता है वहां पे आप कैरी फॉरवर्ड कर देते हो। लॉस तो आप सहन ही नहीं करते। अगर आप लॉस करना सहन नहीं सीखोगे तो मार्केट के अंदर प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। ये भी खास बात बता रहा हूं आपको, लॉस तो आपको सहन करना ही पड़ेगा। अगर आप लॉस सहन नहीं करोगे तो मार्केट के अंदर प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। तो लॉस सहन करने की भी आपको एक तरह से आदत डालनी पड़ेगी। एक तरह से एक लिमिट होती है लॉस सहन करने की, वो आपको आदत डालनी पड़ेगी, जो कि बहुत जरूरी है। बीच बीच में आवाज म्यूट करनी पड़ती है, क्योंकि बाहर से सोर्स वगैरह आ जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। यहां पे हमारा हो गया इंट्राडे। इंट्राडे में हम कोई पोजीशन लेते हैं तो वहां पे हम क्या देखते हैं कि उस लेवल पे जब भी हम कोई पोजीशन बना के चलते हैं तो वहां पे हमें देखने को क्या मिलता है कि उस लेवल पे हमने इंट्राडे पोजीशन जरूर ले ली है, लेकिन अगर हमें लॉस हो जाता है तो हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है आपकी। 99% बोल रहा हूं, अगर आप ये सोच के चले हो मार्केट के अंदर आप इंट्राडे पोजीशन बना रहे हो, अगर आपको लॉस हो गया, क्योंकि आप क्या करते हो इंट्राडे के साथ उसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना जरूरी होता है। मैन होता है इंट्राडे के अंदर स्टॉप लॉस।
स्टॉप लॉस अगर नहीं लगाओगे तो मार्केट के अंदर आप लॉस खाओगे 100%। आप नोटिस कर लो कॉपी पे, अगर आप स्टॉप लॉस के बिना मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हो तो लॉस होने के आपके 99% चांस हैं। ठीक है, एक लक होता है, आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया और वो रिवर्स हो गया, वो लक है। और वो लक कितने दिन चलता है आपको पता है, आपका लक कितना है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो मार्केट के अंदर लॉस 100% खाओगे। बिल्कुल गारंटी के साथ कहता हूं, स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है इंट्राडे के अंदर तो खासकर, क्योंकि पोजीशन आप इतनी पोजीशन उठाते हो। मान लो आपके पास 10,000 रुपए हैं, आप 10,000 में क्या करते हो, माल भी 10 की बजाय 40,000 का माल उठाते हो, क्योंकि मार्जिन देती है ना कंपनियां। आगे डिस्कस करेंगे मार्जिन क्या होता है। तो इंट्राडे के अंदर आप कोई भी पोजीशन बनाओ दोस्त, तो इंट्राडे को ही इंट्राडे समझो, इज्जत करो उसकी इंट्राडे की। आप इज्जत नहीं करते, इसलिए आप उसके अंदर आप क्या करते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो। और ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आपने कोई भी निफ्टी या बैंक निफ्टी का ऑप्शन ले लिया और आपको लॉस हुआ, आप उसको सोचते हो कल तो शायद चला ही जाएगा, मार्केट जाना ही चाहिए ऊपर, ऐसे न्यूज आ रही है मार्केट ऊपर जाना ही चाहिए, लेकिन नहीं जाता। क्यों? क्योंकि आपकी पोजीशन गलत है। आपने सोचा था कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट नहीं जा रहा। तो इंट्राडे के अंदर आप एक रूल बना लो, जो आप अगर इंट्राडे कर रहे हो, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर इंट्राडे ही करना चाहिए। अगर बैंक निफ्टी के अंदर आपने प्रॉफिट कमाना है ना, तो 99% जो भी ऑप्शन ट्रेडर होते हैं वो इंट्राडे करते हैं। कैरी फॉरवर्ड कौन करता है? जो हैजिंग करता है, सेलर बैठे हैं जो जो ऑप्शन को सेल करते हैं वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि डेली उसका ईटा घटता है, टाइम डीके घटता है ऑप्शन का, और वही उनको प्रॉफिट होता है, इसलिए वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं। और हम रिटेलर क्या करते हैं, ऑप्शन बायर, हाँ, और ऑप्शन बायर उसको कैरी फॉरवर्ड ले जाते हैं। और कल मार्केट अप जाएगा सोच के, मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, सारा पैसा 1 मिनट में खत्म हो जाता है। ये इंट्राडे के अंदर रूल होता है कि आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते, क्योंकि लॉस सहन करने की आपके अंदर इतनी शक्ति ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा इंट्राडे के अंदर आता है। इसको बड़े इसके रूल होते हैं, मैं रूल आपको पास भेज दूंगा, इंट्राडे के रूल क्या क्या होते हैं। डेरिवेटिव्स पहले क्वेश्चन क्या आता है कि डेरिवेटिव के अंदर जो भी ऑप्शंस होते हैं, स्टॉक होते हैं, वो डेरिवेटिव में काउंट होते हैं। इनके अंदर हम इंट्राडे डिलीवरी पोजीशन बना के ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर क्या होता है? फ्यूचर एक तरह से लॉट साइज बनाया गया है। फ्यूचर के अंदर 2 तरीके से ट्रेडिंग होती है। अगर आप देखोगे तो इसके अंदर फ्यूचर के अंदर कैश के अंदर देखो, पहले हम बात करें कैश की। कैश के अंदर हमारी क्या आ गई पोजीशन, जो हम डिलीवरी लेते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो हमारी कैश पोजीशन में आती है, जितना पैसा उतना माल। उसके बाद आता है हमारा फ्यूचर। फ्यूचर की एक तरह से क्वार्टरली भी देख सकते हैं इसके अंदर। मान लो रिलायंस का स्टॉक है, रिलायंस के स्टॉक हमें फ्यूचर के अंदर भी मिलेगा, कैश के अंदर मिलेगा, ऑप्शन के अंदर मिलेगा। फ्यूचर के स्टॉक मिलाए गए हैं 150-200 लिस्ट है, मतलब शेयरों की लिस्ट है, वो मैं आपको साथ शेयर कर लूंगा कि फ्यूचर के स्टॉक कौन कौन से हैं। आप बड़ी आसानी से साइट पे जाके फ्यूचर स्टॉक भी लिखोगे ना, बड़ी आसानी से यहाँ पे एनएससी की साइट पे ना, तो ये समझो एनएससी की साइट पे इतना दुनिया भर का डाटा है। इस साइट को ओपन करोगे तो यहाँ पे हमें पूरा डाटा मिल जाएगा। इस साइट पे जाके आप एनएससी ओपन करना, और एनएससी पे जाके आप पूरा डाटा मिलेगा। यहाँ पे फ्यूचर ऑप्शन के स्टॉक कौन से हैं, फ्यूचर के स्टॉक के अंदर हमें ट्रेडिंग कैसे करनी है, वो मैं आपको बता ही रहा हूँ। आपने लिस्ट डाउनलोड करनी है। ठीक है, तो आपको सारी की सारी कंपनियों की फ्यूचर की लिस्ट मिल जाएगी। अगर आप फिर भी नहीं समझ पाते हो कि फ्यूचर के अंदर कौन कौन से कंपनियां हैं, वो डाटा आपको बड़ी आसानी से ऐसे मिल सकता है। अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हो तो आप सीधा गूगल पे लिख सकते हो
यहाँ पे आप फ्यूचर के स्टॉक लिस्ट आसानी से मिल जाएगी। अब फ्यूचर टर्मिनोलॉजी क्या है? एक तरह से इसके अंदर लोट साइज बनाए गए हैं। जैसे रिलायंस का स्टॉक है, उसके अंदर फ्यूचर के अंदर ऑप्शन के अंदर उसका लोट साइज होता है 250 का। ठीक है, अब एक पॉइंट का 250 रुपये मिलेगा आपको। अप साइड जाएगा 250, नीचे जाएगा 250 लॉस। ऐसे उनके एक लोट साइज बना दिए गए और उनके अकॉर्डिंग ही ट्रेडिंग होती है। फ्यूचर को हम 3 महीने के लिए भी बाई सेल कर सकते हैं, यानी क्वार्टरली तौर पे देखें। आपको ये लगता है किसी स्टॉक के अंदर, यानी रिलायंस का स्टॉक लगा ले तो रिलायंस के स्टॉक में अभी तेजी आने वाली है, आपको एनालिसिस करके ये पता चल गया कि रिलायंस के अंदर तेजी आने वाली है, तो आप फ्यूचर के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हो। वहां पे आपको लोट साइज मिलेगा, लोट साइज होगा 250। फ्यूचर के अंदर पैसा भी ज्यादा लगता है। ठीक है, अब लोट साइज में क्लियर कर रहा हूं, एक्सपायरी भी आपके साथ क्लियर कर रहा हूं कि फ्यूचर की लोट साइज क्या है, एक्सपायरी क्या है। फ्यूचर की क्या है कि मंथली एक्सपायरी होती है। मंथली एक्सपायरी में हम जो भी महीने की तारीख होती है, जैसे अभी 27 अक्टूबर की एक्सपायरी है, तो 27 अक्टूबर को फ्यूचर के जो भी स्टॉक होंगे उनके अंदर एक्सपायर हो जाएंगे, नेक्स्ट मंथ का चालू हो जाएगा। पता है आपको, सिंपल भाषा में आपको पता ही है। फिर भी नहीं पता तो उनको बता दो, फ्यूचर के अंदर स्टॉक है होते हैं 150-200 स्टॉक हैं, उनके अंदर ट्रेडिंग होती है और वो उनके अंदर लोट साइज बनाए गए हैं। आप ये सोचते हो कि 10,000 रुपया में फ्यूचर का स्टॉक ले लूंगा, वो नहीं मिलेगा आपके पास। इसके लिए आपको करीबन 2 से 2.5 लाख रुपए होने चाहिए, तब इस फ्यूचर के अंदर ट्रेडिंग कर पाते हो। क्योंकि इनके लोट साइज अगर देखे हो, आप 250 शेयर लेते हो, 250 शेयर में आपका फंड कितना लगता है? रिलायंस का स्टॉक कितना रुपए चल रहा है? 2300-2400 रुपए चल रहा है। अब 2300-2400 रुपए के अकॉर्डिंग आप बात करोगे, मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूं, वहां पे अगर आप देखोगे, कैलकुलेटर कहां भाई, आ गया। मान लो शेयर का प्राइस है 2300 रुपए, अब लोट साइज है उसका 250 का, तो आपको फंड कितना चाहिएगा? 5,75,000 रुपए। आपके पास कितना है? 10,000 रुपए। फ्यूचर के अंदर ट्रेड ही नहीं कर पा रहे हो आप। फिर भी कंपनियां क्या करती हैं, अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो आपको 4 लाख का माल दे देती हैं, क्योंकि आज मार्जिन जो मिल रहा है, मार्जिन की आगे बात करने वाला था, मैं पहले बता रहा हूं आपको, आगे बात कर लूंगा दोबारा से। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि आप 4 लाख का माल उठा सकते हो। वो लोट साइज उसके अकॉर्डिंग ही डिवाइड होता है एक तरह से, जो फ्यूचर के अंदर ट्रेडिंग होती है। तो हमारा लोट साइज भी कंप्लीट हो चुका है। एक्सपायरी आपको पता चल चुकी है कि मंथली एक्सपायरी होती है फ्यूचर की, ऑप्शन की वीकली भी एक्सपायरी होती है और मंथली भी एक्सपायरी होती है। ठीक है दोस्त, मार्जिन आगे मैं बात जैसे ही बात कर रहा था कि मार्जिन क्या है। मार्जिन क्या है कि पहले कंपनियां अपने को जो भी हम ट्रेडिंग करते थे ना, 10,000 के बदले 40,000 का, यानी 4 लाख का माल तक उठा सकते थे। लेकिन जैसे जैसे कोरोना के टाइम में क्या हुआ कि कंपनियों के पास फंड कम हो गया और लिक्विडिटी बढ़ गई। समझ रहे हो? पहले मार्जिन 40 गुना मिलता था। आपके पास अगर डिमेट अकाउंट में 10,000 रुपए हैं तो आप 4 लाख का माल उठा सकते थे। आज माल कितना उठा पा रहे हो आप? 40,000 का मार्जिन ट्रेडिंग के अंदर। सिर्फ आप 40,000 का ही माल, वो भी किसके अंदर? कैश, जो आपके स्टॉक होते हैं उनके अंदर। ठीक है, उनके अंदर आप, ऑप्शन के अंदर तो ये भी अवेलेबल नहीं है, और फ्यूचर के अंदर सिर्फ 2 ही गुना मिलता है आपको। ये सिर्फ स्टॉक, कैश के जो स्टॉक होते हैं उनके अंदर आप जब पोजीशन बनाते हो 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, वहां पे मार्जिन की जरूरत पड़ती है। यानी अगर आपके पास 10,000 है तो आप 40,000 का माल उठा सकते हो। 1 लाख है तो 4 लाख का माल उठा सकते हो। कैश में स्टॉक लेना चाहते हो, आपको ये लगता है कि 2-3 दिन के लिए स्टॉक भागेगा, आपके पास 1 लाख रुपया है, भैया मार्जिन लेके आप उसके अंदर ट्रेड कर सकते हो बड़े आराम से। आपको कंपनियां 4 गुना मार्जिन दे रही है ना, एक तरह से लिमिट दे रही है, लेकिन कंपनियां आपसे चार्ज वसूलती हैं। अगर कंपनी आपको 3 लाख रुपए एडवांस दे रही है ट्रेडिंग के लिए, तो वहां पे आपको चार्ज देना होगा 1.5%, यानी पूरे महीने की बात करो तो 3% का चार्ज देती है कंपनियां।
इस लेवल की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो हमें मिल रहा है मार्जिन 4 गुना मिल रहा है अभी इस टाइम। उस मार्जिन का फायदा कैसे उठाना है, अगर आपको अच्छी तरीके से टेक्निकल व्यू आता है तो आप मार्जिन का फायदा उठा सकते हो। 1 लाख है, 4 लाख का माल उठाओ, बड़े आराम से मुनाफा कमाओ। लॉजिक बताऊं? लॉजिक जाते हैं चार्ट पे। मान लो अभी अगर हम रिलायंस का चार्ट उठा लेते हैं, ये रिलायंस का चार्ट है। अगर हमें लगता है रिलायंस जाने वाला है, अगर हमें लगता है रिलायंस जाने वाला है, जो कि अभी पॉसिबिलिटी नजर कम आ रही है, लेकिन अगर हम यहां पे देखें मार्जिन अगर हमारे पास होगा तो हम इसका माल कितना उठा पाएंगे, हम इसका माल कितना उठा पाएंगे। अगर हमारे पास इसके लिए फंड हमारे पास कितना होना चाहिए, इसके लिए हमें फंड करीबन 2 लाख रुपए होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2 लाख का फंड होना चाहिए। और 2 लाख फंड में हम करते क्या है कि 2 लाख फंड में हम इसका 4 गुना मार्जिन लेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 8 लाख का। ज्यादा बता रहा हूं, क्यों क्यों बता रहा हूं मैं ज्यादा। अब ये इसका फ्यूचर हम उठाएंगे तो यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए हमें इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, एक तरह से 2 लाख रुपए कम से कम, जब हम फ्यूचर का स्टॉक उठाएंगे। अब इसकी वैल्यू कितनी है, एक शेयर की प्राइस वैल्यू है 2370 रुपए, 2370 रुपए प्राइस की वैल्यू है। अगर हम 1 लोट उठाएंगे तो 1 लोट कितने का आएगा, 1 लोट में हमें 250 क्वांटिटी मिल रही है, 5,92,500 रुपए का। और डिवाइड करेंगे 2 से तो 2,96,000 रुपए हमें चाहिएंगे। 2 लाख भी कम पड़ रहे हैं इसके लिए। कुछ कंपनियां 4 गुना मार्जिन भी देती है फ्यूचर पे, और कुछ कंपनियां 2 गुना ही मार्जिन देती है, और कुछ तो देती ही नहीं है। एंजल की बात कर रहा हूं मैं, तो एंजल ब्रोकिंग में मेरा अकाउंट है, तो मैं एंजल ब्रोकिंग में 4 गुना मार्जिन लेके बिल्कुल प्रॉफिट कमाता हूं। अगर मेरे पास 5-10 लाख रुपए हैं तो बिल्कुल मैं 20-30 लाख का माल उठा के जा सकता हूं 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। और वहां पे आप सोचोगे, देखोगे तो वहां पे अच्छा प्रॉफिट होता है। जरूरत ही नहीं ऑप्शन ट्रेडिंग करने की, माल उठाया इतने ये बस स्टॉक भाग जाएगा, ऑप्शन तो धीरे धीरे भागेगा, स्टॉक के अंदर मूवमेंट आएगी, उससे पहले तो मैं प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा। अब 10-20-30 रुपए की बात करें, स्टॉक की बात करें, तब स्टॉक की बात करो, देखो रिलायंस की कल इसके अंदर 12 रुपए का नीचे दिखा है, मैं इसको सेल भी कर सकता हूं, बाई भी कर सकता हूं। 12 रुपए का मतलब मेरे 2,500-3 हजार रुपए बन गए, 12 रुपए नीचे आ गया। अगर हम ऊपरले लेवल से बात करें, स्टॉक 2417 हाई लगाता है, मैं 2415 को इसके अंदर सेल कर देता तो नीचे ये क्लोजिंग देता है 2370। ऊपरली लेवल से 30-40 पॉइंट। अब ऑप्शन के अंदर क्या होता है कि 10-15 पॉइंट ही मिल पाएंगे, जब इसके अंदर 30-40 पॉइंट की गिरावट आएगी तो पुट के अंदर हमें 10-15 पॉइंट मिलेंगे। लेकिन फ्यूचर के अंदर हम प्रॉफिट कितना कमा लेंगे, पूरा का पूरा हम 30-40 पॉइंट। कितना बनता है 30-40 पॉइंट, पैसा ज्यादा है तो मुनाफा भी ज्यादा ही हो रहा है। 40 पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे 250 × 40 10,000 रुपए प्रॉफिट आ गया भैया। एक दिन का 10,000 रुपए प्रॉफिट किसको कहते हैं, दिन में क्या आप 4-5 ट्रेड मार सकते हो, डेली के 30-40 हजार रुपए कमा सकते हो, लेकिन रिस्क नहीं लेना, रिस्क नहीं लेना, रिस्क नहीं लेना। आपको बड़े आराम से ट्रेड करना है। कहीं आप कल ही लग जाओ चलो फ्यूचर उठा लेते हैं, नहीं उठाना आपने, क्यों नहीं उठाना वो मैं आपको बताऊंगा आगे। फ्यूचर में ट्रेडिंग कब करें, आगे ना बात वही, फ्यूचर में ट्रेडिंग कब और क्यों करें, कैसे करें। अगर आपको लगता है जैसे मैंने बताया है कि रिलायंस का फ्यूचर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, आपके पास पैसा है, कम पैसे वाले तो दूर ही रहे भाई इससे, मैं तो ये कहता हूं बड़ा हाई रिस्क की गेम है। जब आप 1000-1500 का रिस्क नहीं ले सकते तो फ्यूचर के अंदर आप 15-20, 50 हजार का रिस्क कैसे ले लोगे यार। उसके स्टॉप लॉस ही 20-20 हजार के होते हैं, स्टॉप लॉस ही 20-20 हजार रुपए के होते हैं, और टोटल फंड ही हमारे पास 20-30 हजार रुपये होता है। फ्यूचर के अंदर ट्रेड ना करें तो बढ़िया है। अगर फंड है आपके साथ पास तो आप फ्यूचर के अंदर ट्रेड करने ही सोचना, नहीं तो बिल्कुल नहीं सोचना, आपने फ्यूचर के अंदर ट्रेडिंग नहीं करनी।
फ्यूचर के अंदर ट्रेडिंग कौन कौन कर सकता है? फ्यूचर के अंदर ट्रेडिंग वही कर सकता है जिसके पास फंड इकट्ठा अच्छा है, जिसके अंदर पेशेंस है, और लॉस अच्छा खाने की भी पॉसिबिलिटी है, वो सहन कर सकता है अच्छा लॉस भी। अगर उसको 50,000 का लॉस हो गया तो उसको डर नहीं होना चाहिए, वो फ्यूचर के अंदर आ सकता है बिल्कुल अच्छे तरीके से, फ्यूचर के अंदर ट्रेडिंग कर सकता है। अगर आपके पास फंड नहीं है तो फ्यूचर के अंदर ट्रेडिंग ना करें। आगे हम बात करें, देखो फ्यूचर के अंदर ट्रेड कब करनी है वो मैंने बताया कि फ्यूचर के अंदर ट्रेड कम नहीं करनी है। तो अगर आपके पास मोटा फंड है, आप फ्यूचर के अंदर ट्रेड करो, बढ़िया प्रॉफिट निकलेगा। जब करो जब आपको ये लगता है कि ये स्टॉक जाएगा, ऐसे नहीं ट्रेड करना आपने। आपको फ्यूचर के अंदर ट्रेड तभी करना है जब आपको ये लगे स्टॉक भागेगा। Who should not trade in फ्यूचर? फ्यूचर के अंदर किसको नहीं ट्रेड करना चाहिए? वही बात है, जिसको कुछ आता ही नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, वो फ्यूचर के अंदर ट्रेड नहीं करना। ठीक है, फ्यूचर के आपके अंदर सवाल भी आ रहे होंगे, मैं साथ के साथ आपके ही सवाल आपको ही बनाकर आपको ही बता रहा हूं। फ्यूचर के अंदर ट्रेड क्यों नहीं करना चाहिए वो बताया, कब करना चाहिए वो बताया, क्यों नहीं करना चाहिए, कौन नहीं कर सकता वो आपको बता रहा हूं। जिसके पास फंड नहीं है वो ट्रेड ना करे, उसके लिए खतरे की घंटी है फ्यूचर, एक दिन में ही खत्म। अगर आपके पास 2-2.5 लाख रुपए हैं तब भी मैं कहता हूं आप फ्यूचर के अंदर ट्रेड ना करें, बड़ा ही रिस्की होता है, इसके लिए मोटा फंड चाहिए होता है, ये बिल्कुल ध्यान रखना। और इसके अंदर आप फ्यूचर के अंदर जो भी ट्रेड कर रहे हो, इसके ऑप्शन को तो आप कैरी फॉरवर्ड कर लेते हो क्योंकि वहां पे फंड आपका कम लग रहा है। फ्यूचर के अंदर आपका फंड ज्यादा लग रहा है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना जरूरी होता है। अगर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड नहीं करोगे तो फ्यूचर में भी आपकी लंका लग जाएगी अच्छे वाली, पूरा बैंड बजा देगी मार्केट। ऑप्शन आपका चहेता ऑप्शन, ऑप्शन ट्रेडिंग आप करते हो और आपका ऑप्शन चहेता ऑप्शन है ऑप्शन ट्रेडिंग। आप डेली करते हो ऑप्शन ट्रेडिंग, बिल्कुल करते हो, जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग का अगर रेशो निकाल लो, प्रॉफिट रेशो, इसके अंदर जो प्रॉफिट रेशो निकल के आता है ना दोस्त, यहाँ पे आपका 30% ही निकल के आता है। यानी 20 से 30% लोग ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर पैसा कमाते हैं। आज के टाइम ऐसा आ गया कि 10% लोग ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर बाइंग करके वो पैसा कमाते हैं, बाकी 90% जो कमाते हैं वो सेलर ऑप्शन सेलिंग करते हैं। कैसे करते हैं वो बताऊंगा। ऑप्शन सेल करते हैं, जैसे कॉल होती है ना उसको सेल कर देते हैं, जैसे ही वो नीचे जाएगी उसका प्रॉफिट शुरू हो जाएगा और ऊपर जाएगी उसका लॉस स्टार्ट हो जाएगा। अब उसको सेल क्यों करते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं ऑप्शन के अंदर, मान लो एक बड़ा लीडर है, आप रिटेलर हो, वो एक बड़ा लीडर है, वो ऑप्शन को सेल करके चलता है, आप बाई करके चलते हो कि आपके पास फंड कम है। आप सोचते हो मैं 5,000 रुपये लगा रहा हूं और 5,000 रुपये लगा के 20,000 रुपये कमा लू, 10,000 रुपये कमा लू, 5,000 आ जाए, डबल हो जाए। वो क्या सोचता है 2 लाख रुपए लगा के, 3 लाख रुपए लगा के मुझे सिर्फ इतना आ जाए 1% 2%। वो सोचता है मैं 3 लाख रुपए लगा के 5,000 रुपये बन जाए, आप क्या सोचते हो 5,000 लगा के 10,000 बन जाए। यही गलती है, इसीलिए ऑप्शन बायर मरता है। ऑप्शन होता क्या है, ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग सेटअप होता है एक तरह से, तकरीबन 150-200 कंपनियां जैसे फ्यूचर के अंदर वही कंपनी ऑप्शन के अंदर होती है, और इसके अंदर भी वही लॉट साइज बनाए गए हैं अलग अलग कंपनी के। तो उन कंपनियों के अंदर कॉल पुट होती है, उन कॉल पुट के अंदर ट्रेडिंग होती है। इसके अंदर वही होता है कि स्ट्राइक प्राइस होता है, कौन सी स्ट्राइक है जैसे आपको पता ही है, स्ट्राइक प्राइस होता है, बिल्कुल एक तरह से ऑप्शन प्रीमियम होता है इसका, जो भी उसकी वैल्यू होती है उसको प्रीमियम बोलते हैं।
ठीक है। इसकी डेट होती है, वीकली एक्सपायरी होती है, मंथली एक्सपायरी होती है। ये बिल्कुल एक तरीके से अगर हम देखें तो इसके अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर गेम होता है पूरे तरीके से, और गेम को बड़ी ही आराम से खेलना होगा हमें। इसकी एक एक्सपायरी डेट के अंदर वीकली एक्सपायरी होती है हर वीरवार को निफ्टी, बैंक निफ्टी की। और फ्यूचर स्टॉक ऑप्शन की बात करें तो उसकी मंथली एक्सपायरी होती है, यानी पूरे मंथ तक आप उसको होल्ड कर सकते हैं, लेकिन वहां पे हमारा रिस्क होता है, वहां पे हमारा टाइम डीके थीटा घटता रहता है। और वो घटेगा किसको फायदा किसको होगा? जो लोग मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो लोग मार्केट के अंदर मोटी ट्रेडिंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, वो उनको बिल्कुल फायदा होता है। आज के लिए इतनी क्लास थी दोस्तों, आगे मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से और दोबारा से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा आगे की। आज के लिए हमारा हो चुका है, अभी नेक्स्ट बैच भी स्टार्ट होने वाला 1 बजे। अभी के लिए आपको मैंने पूरा बेसिक ज्ञान दिया है, टेक्निकल भी आपको समझाने की कोशिश की है। ये ज्ञान बहुत जरूरी है मार्केट के अंदर, अगर आप इसको नहीं देखोगे समझोगे तो मार्केट के अंदर लॉस खा लोगे। जिसको नहीं समझ में आया तो मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर लूंगा, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो चुकी होगी। हाँ जी बिल्कुल, तो ये मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा, और इसके अंदर आपको अच्छे तरीके से आप इसको दोबारा से देख लेना, और मार्केट के अंदर आप दोबारा से देख के इन बातों को बिल्कुल गौर करना, क्योंकि जब तक गौर नहीं करोगे तो मार्केट के अंदर लॉस खाओगे दोस्त। ठीक है।